डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें 7 के पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नों को समझेंगे और आपकी पाठ्य पुस्तक में इनके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे वो अपन ढूंढेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 18 तक है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पाठ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है और ये क्वेश्चन 3+2 यानी कि 2 भागों में बटा हुआ होगा। एक प्रश्न में ही 2 भाग होंगे, जिसमें एक 3 नंबर का होगा, एक 2 नंबर का होगा, यानी कि एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन और एक छोटा क्वेश्चन। तो यहाँ जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इनमें से ये जो 2 नंबर वाला छोटा क्वेश्चन है ये बन सकता है, इसलिए हमें इन सबको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 12 से 18 तक जो प्रश्न उत्तर हैं, और आपकी पाठ्य पुस्तक में इनके आंसर कहाँ मिलेंगे आप ये भी नोट कर सकते हैं। आप साथ में अपनी पाठ्य पुस्तक को लेके बैठिएगा, आपकी जो किताब है उसको लेके बैठिए, और उसके बाद में आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर हम कौन सी पासबुक खरीदें, हमें किससे पढ़ें, हम नोट्स कैसे बनाएं। देखिएगा, नोट्स से आपको ज़्यादा कोई इसमें पासबुक वगैरह खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ उन पाठ को ध्यान से समझ लीजिए, प्रत्येक टॉपिक को ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद में पाठ के अंत में जो क्वेश्चन आंसर हैं, केवल आप वो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, रजिस्टर में या आपके पास जो भी कॉपी है, ठीक है, उसमें आप नोट कर लीजिएगा प्रश्न और उत्तर दोनों को, और उन्हीं को याद कीजिए बार बार। ठीक है, आपके पाठ के हर पाठ के अंत में बहुत सारे प्रश्न हैं, किसी पाठ में 20 हैं, किसी में 30 हैं, किसी में 40 क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पाठ के अंत में दिए गए हैं। यदि आप उनको याद कर लेते हो तो उनसे बाहर से कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। और प्रत्येक टॉपिक के जो वीडियोज हैं उनको आप समझिए ध्यान से, आपके कंसेप्ट होने क्लियर होना जरूरी है। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा, विज्ञान को रटा नहीं जा सकता, आप इसको रट नहीं पाओगे, समझने से याद रहेगा। क्योंकि एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन पाठ के बीच में से आते हैं, अगर आपने पूरे पाठ को समझा है तब आप उनके आंसर सही लिख पाओगे। दूसरा, हम यहाँ पर खास बात ये भी करेंगे कि आपको प्रश्नों का आंसर किस प्रकार से लिखना है बोर्ड परीक्षा में। तो देखिएगा, यहाँ अपन जो सबसे पहले जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है, थॉमसन के मॉडल का नाम बताइए। ये थॉमसन एक वैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल बनाया, मॉडल दिया। ठीक है, तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसका नाम, तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर शॉर्ट में कर देते हैं कि प्लम पुडिंग। ठीक है ना, क्या लिख देते हैं, प्लम पुडिंग। अब अगर उनसे पूछा जाए कि भाई चलो प्लम पुडिंग तो इसका आंसर सही है, ठीक है, ये प्लम है, प्लम पुडिंग इसका आंसर तो सही है, परंतु क्या है, ये क्या चीज है, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिएगा। तो अपन इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, थॉमसन के द्वारा दिए गए मॉडल का नाम प्लम पुडिंग मॉडल है। ठीक है, और प्लम पुडिंग एक प्रकार की क्रिसमस जो फंक्शन होता है, क्रिसमस का जो त्यौहार होता है, ईसाई धर्म का जो त्यौहार है, उस त्यौहार पर एक प्रकार की मिठाई है, एक केक जैसा होता है, इसका नाम है प्लम पुडिंग। तो देखिएगा, हम आपको ले चलते हैं पार्ट के अंदर जहां पर इसका आंसर आपको मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, 7 का पार्ट जो 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो परमाणु की संरचना को समझाने के लिए 4 वैज्ञानिकों ने परमाणु के बारे में बताया है, और दूसरा इस पाठ का भाग है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसके गुणधर्म। तत्व जो है और सारणी में 118 तत्व है, उनके लिए 4 वैज्ञानिकों ने ही अपने अपने समय समय पर नियम बोल दीजिए या फिर तत्वों का वर्गीकरण बोल दीजिए, ठीक है, उनके बारे में बताया है। तो पहले अपन बात करते हैं परमाणु को समझाने वाले 4 वैज्ञानिकों की। तो उसको शॉर्ट में देखिएगा। सबसे पहले वैज्ञानिक आए हैं डाल्टन। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन ने परमाणु की खोज की, परमाणु सिद्धांत दिया। और दूसरा वैज्ञानिक है थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो ये जो आपका क्वेश्चन है थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसमें देखिएगा ये बताया हुआ है कि जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोला होता है, यानी कि गोले की तरह होता है। कैसा गोला है, धनावेशित गोला, और उसमें समान मात्रा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं, वितरित होते हैं, और इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग क्या है, यह एक प्रकार का क्रिसमस केक है,
क्रिसमस जो त्योहार है ईसाई धर्म का, उसके उस त्योहार पर खाए जाने वाली एक मिठाई है। और धनावेश को पुडिंग की तरह माना गया है और उसमें इलेक्ट्रॉन प्लम की तरह होते हैं। देखो जो धनावेश है वो पूरा जो गोला है वो पुडिंग की तरह है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो बिखरे हुए हैं उसे प्लम कहते हैं। तो आप देखिएगा इसकी संरचना में ये रहा, ये धनावेशित जो गोला है ये है इसमें पुडिंग की तरह, और ये इलेक्ट्रॉन जो बिखरे हुए ऋणावेशित ये प्लम की तरह है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, धनावेशित गोला जो पुडिंग की तरह है और इलेक्ट्रॉन इसमें प्लम की तरह होते हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो लड्डू हैं, ठीक है, बूंदी के लड्डू, ठीक उसी प्रकार से होता है। मान लीजिए पूरा लड्डू जो है वो धनावेशित गोला है और उसमें जो बूंदियां हैं, ठीक है, जो बूंदी होती हैं वो ऋणावेशित होती हैं, ठीक वैसे ही होता है। या फिर तरबूज जो अपन तरबूज खाने के रूप में काम में लेते हैं, तरबूज एक फल होता है, एक प्रकार का फल है। तो तरबूज का जो लाल भाग है वो धनावेशित मान लिया जाए, यानी कि तरबूज की तरह मान लिया जाए परमाणु को। तो जो लाल भाग है वो तो धनावेशित हो गया और उसके बीच में जो काले रंग के जो बीज लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह हैं, ठीक है ना। आप तरबूज खाते हो, गर्मियों में आपने देखा है। तो ये एक प्रकार से जो वैज्ञानिक हैं अपने थॉमसन, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो इस प्रकार से परमाणु की जो संरचना है ये संरचना उस समय बताई गई थी जो वर्तमान में सही नहीं है। उसके बाद में जो वर्तमान में रदरफोर्ड का प्रयोग है, फिर बोर की जो संरचना है, नील्स बोर की संरचना, वो मान्य है। और यहाँ इस प्रश्न का जो आंसर था वो अपन को इतना ही करना था कि थॉमसन के मॉडल का नाम प्लम पुडिंग मॉडल है, जो एक प्रकार का क्रिसमस केक है और इसमें जो पूरा धनावेशित गोला है वो तो है उसका पुडिंग, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं वो प्लम की तरह होते हैं। ये सारी बातें आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बोर की कक्षाओं को क्या कहते हैं। देखिएगा बोर जो ये वैज्ञानिक का नाम है नील्स बोर, पूरा नाम है नील्स बोर। और उनकी कक्षा, ये कक्षा अपनी जो 10वीं कक्षा 8वीं कक्षा उनकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये कक्षा है परमाणु की संरचना में जो कक्षा होती है। तो देखिए लिए चलते हैं हम आपको बोर के लिए। ये वैज्ञानिक अपने नील्स बोर, फोटो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये नील्स बोर के बारे में, तो नील्स बोर ने बताया था, यहाँ देखिएगा आपको यहाँ मिलेगा। नील्स बोर के सिद्धांत में यह है कि परमाणु के केंद्र में तो नाभिक होता है, उसमें धनावेशित कण प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन। जो प्रश्न था उसका आंसर क्या है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित त्रिज्या ऊर्जा में पथ में गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। यानी कि बोर ने जो कक्षा है उसको कोश या ऊर्जा स्तर नाम दिया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं परमाणु की जो एक कक्षा है, ठीक है, बीच में नाभिक होता है। तो ये जो कक्षा है, पहली कक्षा नाभिक के पास में है, दूसरी कक्षा उसके बाहर, तीसरी कक्षा उसके बाहर और हो सकती है। तो इन्होंने नील्स बोर ने इनको कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर ये नाम दिया है। और इनको जो इनकी जो संख्या है वो 1 2 3 4, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी कक्षा। और इनके नाम के एल एम एन दिए हैं, जैसे पहली कक्षा को के, दूसरी कक्षा को एल, तीसरी को एम, चौथी को एन। तो ये दो बातें आपको लिखनी है कि बोर ने जो कक्षा है उन्हें कोश या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, और ये कक्षा को 1 2 3 4 के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। और इन्हें क्रमशः के एल एम एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये दोनों बातें आपको लिखनी है, तभी आप पूरे अंक हासिल कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। देखिएगा आवर्त सारणी की जो आधुनिक संरचना है जिसमें 118 तत्व हैं, ये आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के द्वारा दी गई है। मोजले वैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई है वो किस आधार पर बनाई है उसे ही आवर्त नियम कहते हैं। यानी कि मोजले के द्वारा बनाई हुई आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस नियम पर आधारित है, वो सारणी किस आधार पर बनाई गई है, उसे अपन आवर्त नियम कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी, मोजले की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर है। किस आधार पर है, परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो चलिए आपको ले चलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। ये अपनी हेडिंग है आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रहा। इसमें देखिएगा इसमें एक लाइन पीछे है, अपन यहां से शुरू करेंगे, आप यहां इस प्रकार से कर सकते हो। इस प्रकार मोजले ने, तो यहां से कर लीजिएगा आप इसका आंसर। मोजले ने एक संशोधित आवर्त नियम दिया। संशोधित का मतलब इससे पहले जो मेंडलीफ ने दिया था उसमें उसको सुधार किया। संशोधित का मतलब सुधार किया। तो आप लिख सकते हो कि मोजले ने एक आवर्त नियम दिया जिसके अनुसार तत्व जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है ना, ये तत्व हैं, दो तत्वों के
भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, उनके परमाणु क्रमांक, ये इसका आंसर यहाँ पर ये है। ठीक है, आपको लिखना पूरा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, इसे ही आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे परमाणु क्रमांक यानी कि जो आवर्त सारणी है। देखिएगा आप, ये जो आपकी बुक में आवर्त सारणी है, इसका हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 पे है, लिथियम 3 पे है, बेरिलियम 4 पे है। ये तो परमाणु क्रमांक है, जैसे पोटेशियम 19 पे है, कैल्शियम 20 पे, स्कैंडियम 21 पे, टाइटेनियम ठीक है 22 पे। इस प्रकार से सारे परमाणु क्रमांक जो है इस प्रकार से इधर से इधर है, बाएं से दाएं। तो ये परमाणु क्रमांक जो है उस आधार पे परमाणु को रखा गया है, तत्वों को रखा गया है, इसे ही आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले के द्वारा बनाई गई है वो किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक के आधार पर। और परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो ही उसका परमाणु क्रमांक है। प्रोटॉन की संख्या मान लीजिए 10 है तो परमाणु क्रमांक 10 होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है मेंडलीफ का आवर्त नियम। देखो, दो 4 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था। सबसे पहले डोबेरेनर थे, उसके बाद में न्यूलैंड थे, और उसके बाद में मेंडलीफ आए, और उसके बाद में मोजले आए जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दी। तो मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया, आवर्त सारणी बनाई। ठीक है, और मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा था वो रखा था उनके परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर। तो देखते हैं अपन पाठ्य पुस्तक में अपने कहाँ मिलेगा। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उससे पहले मिलेगा आपको, ये रहा मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ठीक है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है वो नियम की बात कर रहा है। तो मेंडलीफ ने क्या दिया है? मेंडलीफ ने जो आवर्त नियम दिया है वो है तत्वों के जो गुण हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, परमाणु भार के अनुसार होते हैं। ठीक है, यानी कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। देखिएगा यहाँ देखिए अपन, ये मेंडलीफ के द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी है जिसमें कुछ कमियां रह गई थी, कुछ दोष थे, जिसके कारण इसको अमान्य कर दिया। और वर्तमान में जो आवर्त सारणी है मोजले वाली आधुनिक आवर्त सारणी वो मान्य है। तो देखिएगा अपने ये हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, इसको यहाँ रखा। लिथियम का 6 है, फिर बेरिलियम का 9 है, यहाँ 10 हो गया, बढ़ रहा है ना इधर से इधर, 10 फिर 12 हो गया, फिर 14 हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का 15 हो गया, फ्लोरीन का 18 हो गया। तो ये अपने जो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसके बारे में बताया गया है कि ये किस पर आधारित है? परमाणु भार पर आधारित है। ठीक है, तो इसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके किस गुण के आधार पर आवर्ती क्रम में रखा? तो किस गुण के आधार पर रखा भाई? परमाणु भार के आधार पर। तो देखिएगा ये इसी पैराग्राफ में मिलेगा आपको, पीछे ले चलता हूं आपको, ये रहा। सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय मेंडलीफ को है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मेंडलीफ ने। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार, यहां से करना है इसका आंसर आपको, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो ये ही इनका जो आधार था, या मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो बनाई गई थी उसका आधार बोल दीजिए। ठीक है, या नियम बोल दीजिए। तो परमाणु भार के आधार पर इसको बनाया गया था। ठीक है, चलिए फिर अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है 18वें वर्ग के सदस्यों को क्या नाम दिया गया है? देखिए, आधुनिक जो आवर्त सारणी है मोजले वाली, उसमें 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। तो 18वां जो वर्ग है अपना आवर्त सारणी को देखिए इस प्रकार से। देखिए ये तो 7 आवर्त हैं इधर से इधर, ठीक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जो बाएं से दाएं चलते हैं ये आवर्त है। और ऊपर से नीचे आते हैं ये अपने 18 क्या है? वर्ग है। ठीक है ना, ये 16वां वर्ग, 17वां वर्ग, 18वां वर्ग। तो जो 18वां वर्ग है इसमें परमाणुओं की संयोजकता शून्य होती है, इसलिए इस वर्ग को शून्य वर्ग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इसकी संयोजकता, इनके परमाणुओं के अंदर जो कक्षा होती है पूरी भरी होती है। जैसे हीलियम के पास जो एक कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे भरे होते हैं। और इसी प्रकार से नियोन जो है वो 10 नंबर पे आता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। ऑर्गन जो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन बात करें इस 18वें वर्ग की, तो इसमें बाह्य कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होते हैं, पूर्णपूरित होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में पूरे भरे होते हैं तो उसे कहते हैं पूर्णपूरित। तो इस कारण से ये स्थायी होते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करते हैं, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि इनको आवश्यकता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने की। इनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन पूर्ण है, कक्षा में पूरे भरे हुए हैं, स्थायित्व प्राप्त है। इसलिए 18वां जो वर्ग है इसको शून्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये अपना क्वेश्चन था कि 18वें वर्ग के सदस्यों को क्या नाम दिया गया है, शून्य वर्ग नाम दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है लास्ट क्वेश्चन, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के अन्य नाम क्या हैं। देखिए और सारणी को देखिएगा आप, और सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग जो है इसे एस ब्लॉक कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, देखो आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिएगा आप किताब में, ये एस ब्लॉक है पहला दूसरा। यहाँ 13 से लेकर के 18 तक ये पी ब्लॉक है, ये देखो ये लिखा हुआ, ये रहा पी ब्लॉक। और यहाँ पर ये तीसरे से लेकर के ये 12 तक ये डी ब्लॉक है। ये कौन सा है, ये डी ब्लॉक यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ देखिएगा लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, यहाँ जो ठीक है लेंथम और एक्टेनम जो है, यहाँ से ये लेंथेनाइड एक्टेनाइड जो वर्ग है यहाँ वाला, ये एफ ब्लॉक है। ठीक है, दो नीचे दिख रहे हैं आपको, ये दोनों एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन तो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये जो डी ब्लॉक वाले तत्व हैं, ठीक है ना, ये वाले और ये एफ ब्लॉक वाले तत्व हैं, इनके सबके नाम दिए गए हैं। तो अपन सभी को देख लेंगे, एग्जाम के अंदर एस वाला भी आ सकता है, पी वाला भी आ सकता है, डी और एफ वाला कोई भी एक आ सकता है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो अपन सभी को देखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर, किताब के अंदर, इनके जो नाम है आपको उसी पेज पर ले चलूंगा मैं, एग्जाम के अंदर वहां से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये रहा, देखिएगा यहाँ से शुरुआत करते हैं। एस ब्लॉक के तत्व जो हैं उन्हें क्षारीय या क्षारीय मृदा धातु तत्व कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एस ब्लॉक के तत्व जो है वो धातु होती हैं और प्रबल धातुएं होती हैं, और धातु जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, तो इन्हें क्षारीय मृदा धातु या क्षारीय धातु कहा जाता है। और पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको निरूपक तत्व या मुख्य तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व तथा एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो अपना जो क्वेश्चन था कि डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो हमको इसका आंसर लिखना है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व तथा एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के आंसर जो हैं, अगर बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनका आंसर आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में यहां से लिखना है और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छी प्रकार से बार बार रिवीजन कीजिएगा। पीछे जो वीडियोज आप देख रहे हैं तो उनको जब तक आप रिवीजन करते रहोगे तब तक आपके याद रहेंगे, अन्यथा आप इनको भूल जाओगे। ठीक है, उसके बाद में समझ में नहीं आएगा। साथ साथ आप पढ़ते रहिए, पीछे वाले वीडियोज का रिविजन कीजिए और आपको अलग से कोई पासबुक लाने की या अलग से कोई गाइड लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो किताब के अंत में जो प्रश्नोत्तर आपको करवा रहा हूँ वो ही क्वेश्चन पर्याप्त हैं। आप उन प्रश्नों को लिखिए और उनके उत्तर को लिखिए। सारे प्रश्नों के उत्तर में एक एक प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ पाठ्य पुस्तक में बता रहा हूँ कि कौन से प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा, तो आप उनको तैयार कीजिएगा। अगला जो वीडियो अपना होगा वो होगा इस पाठ के जो लघुतरात्मक प्रश्न है, जो थोड़े बड़े प्रश्न है जिनका आंसर हमें 4, 5, 6, 7 पंक्ति में लिखना होता है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को अपन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपके शायद ये छोटे जो क्वेश्चन थे आज के जो, वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।